हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एनटीए फ्रॉम एमएससी बायोटेक जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 1 बना दिया है, जहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल में इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज वीडियो नंबर 2 है और मैं क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि 55 तक वीडियो नंबर 1 में सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर शिफ्ट ऑफ एन ई कोलाई कल्चर फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक कंडीशन। तो अगर ई कोलाई को एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन रिच से ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनारोबिक कंडीशन में शिफ्ट कर देंगे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो सबसे पहला क्या काम होगा? फर्मेंटेशन। अब वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सकता है या फिर इथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जीन विल गेट अप रेगुलेटेड, ये करेक्ट है, क्योंकि ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस क्या करता है? पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कराएगा। तो ये एक ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन विल अप रेगुलेट, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि ये अप रेगुलेट नहीं होगा, डाउन रेगुलेट होता है। क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रोड्यूस होता है एरोबिक कंडीशन में, इंक्रीज करता है। ये अगर इंक्रीज करे एरोबिक कंडीशन में, क्योंकि एसओडी का काम है O2 रिच कंडीशन से फ्री रेडिकल जो बनते हैं O2 माइनस, इसको H2O के साथ कंबाइन करके H2O2 बनाना, और इसको फर्दर एसओडी क्या करता है? एसओडी इसको डिसोसिएट करता है H2 प्लस O2 में। तो अगर यहाँ पर एसओडी रहेगा तो O2 का प्रोडक्शन होगा, एनारोबिक में शिफ्ट होगा तो एसओडी नहीं बनना चाहिए, इसका डाउन रेगुलेशन होना चाहिए, यहाँ पर अप रेगुलेशन। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड, एटीपी टू एडीपी रेशियो डिक्रीजेस, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इसकी वजह से यहाँ एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, मोर एटीपी। और अगर मैं इसको एनारोबिक कंडीशन करूँ तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। तो पार्शियल ब्रेकडाउन में एटीपी के नंबर लेस हो जाता है, ये सही है। एटीपी टू एडीपी रेशियो विल डिक्रीज, एटीपी टू एडीपी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि एटीपी कम बनेगा, एटीपी कम बनेगा और एडीपी ज़्यादा होगा, तो ये ओवरऑल रेशियो डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। जनरेशन टाइम होगी डिक्रीज, नहीं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जनरेशन टाइम पे। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, photosphorylation occur only in thylakoid membrane but not in mitochondrial cristae. Yes, it is true statement. Reason, in mitochondria ATP synthesis is responsible for photosphorylation, phosphorylation of ADP, ये भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले स्टेटमेंट का। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस करना, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन यह दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो यहाँ पर आंसर होगा एस एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Okay, next question 58. Read the following graph related to the rate of enzymatic reaction. तो ये मैक्लिस मेंटेन का इक्वेशन है। यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट विद करेक्ट लेबल। तो ए इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये ट्रू है। ए इस तरफ में क्या होता है? सबस्ट्रेट एस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज बी ये सी क्या है? वी नॉट। डी क्या है? वी मैक्स। और बी क्या है? के एम, इसको के एम कह सकते हैं। के एम इज दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वी नॉट इज हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ये ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है,
वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सारे क्या हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Membrane fluidity increases with increase in saturated to unsaturated fatty acid। तो अगर फ्लूइडिटी को इंक्रीज कराना है तो सेचुरेटेड टू अनसेचुरेटेड का वैल्यू को डिक्रीज कराना चाहिए, इंक्रीज नहीं। अगर इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज नहीं, क्योंकि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सैचुरेटेड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ये वैल्यू अगर ओवरऑल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब सैचुरेशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो उनका मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ C4 प्लांट, ट्रू है। ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये भी ट्रू है। रिडक्शन ऑफ NAD to NADPH अकर्स इन केल्विन साइकिल, नहीं, ये नहीं होता। केल्विन साइकिल में NADPH का ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर CO2 को फिक्स किया जाता है और क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। तो ये ऑप्शन गलत है। मैंगनीज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये भी रॉन्ग है। फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ एसोसिएटेड, जहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइटोकाइनिन सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑक्सिन कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस, ट्रू है। जिब्रेलिक प्रमोट्स शूट एलंगेशन, ये भी ट्रू है। एब्सिसिक एसिड एबल सीड टू विथ स्टंट डेसिकेशन, ये भी ट्रू है। ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट है। फर्स्ट ये ऑप्शन गलत है, करेक्ट पूछ रहा है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, which antibiotic inhibit interaction between amino cell tRNA and mRNA translation complex during bacteria for protein synthesis? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या होता है, mRNA जो P साइट और A साइट पे होते हैं, ये tRNA यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैथ्योनिन आता है और यहाँ पर नेक्स्ट एमाइनो एसिड सेकेंड से लेकर लास्ट एमाइनो एसिड तक A साइट पर आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली A साइट को ब्लॉक कर देता बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन एमाइनो सेल tRNA एंड mRNA। कौन कराता है? टेट्रासाइक्लिन। इन दोनों के इंटरेक्शन को ब्लॉक करेगा, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडाप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि सिंगल स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। कैसे? रेडिएशन का मतलब है कि ये एक रेडिएट कर रहा है, सेंटर से रेडिएट कर रहे हैं चारों तरफ, और एडाप्टिव का मतलब है कुछ एडाप्टेशन हुआ। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फिंचेस। जो गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस गए वहाँ पर मेनलैंड से, वो पहला स्पीसीज कोई एक इंडिविजुअल एक टाइप का स्पीसीज गया और वो वहाँ एडप्ट कर गए, क्योंकि वहाँ पर उनके सीड का साइज बड़ा था, किसी का छोटा था, कोई फ्रूट के ऊपर डिपेंड थे, कोई राइपन पे, कोई अनराइप पे, तो उनके अकॉर्डिंग उनका बीक का साइज एडप्ट या मॉर्फोलॉजी एडप्ट कर गया, जिसकी वजह से वो स्पीसीज A, B, C, D, E और F में कन्वर्ट कर गया। तो ये एडप्टेशन की वजह से होता है। तो अब आया था ऑप्शन पे, माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ ए स्पीसीज टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, करेक्ट ऑप्शन है। अगर एक कोई स्पीसीज माइग्रेट कर गया डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वहाँ पर डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? एडप्ट करेंगे अपने आप को। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमस रिजल्ट इन इंक्रीज इन इन्फेक्शन इन द ह्यूमन, सच डिजीज इज कॉल्ड, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं। डेफिशिएंसी यहाँ बोल रहा है, रिमूवल ऑफ थाइमस को हम लोग बोलते हैं थाइमेक्टोमी, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी बोल रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, the inheritance of shell coiling direction in the snail is example of maternal inheritance. A snail produced by cross between two individuals have the cell with dextral coiling. Okay, this snail produce only sinistral coiling. What is the genotype of female mother in F1? Okay, and its mother. यहाँ पर maternal inheritance में होता क्या है? F1 जनरेशन जो होते हैं इनका फिनोटाइप कौन डिसाइड करता है? इट्स मदर।
इनके मदर डिसाइड कर, और F1 के नेक्स्ट जनरेशन, इनका नेक्स्ट जनरेशन यानी F2, इनका फिनोटाइप कौन डिसाइड करता है? फिनोटाइप डिसाइडेड बाय इट्स जीनोटाइप ऑफ F1 फीमेल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि F1 जनरेशन जो होगा, मतलब पेरेंट क्या है? डेक्स्ट्रल है पेरेंट, दूसरा डेक्स्ट्रल है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा। तो अगर इसका जीनोटाइप इस डेक्स्ट्रल वाले का, मदर और फादर दोनों का, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी लिखें, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी स्मॉल डी। ये सब का फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप कैसे डिसाइड होगा? इनकी मदर, ये F1 जनरेशन है, तो इनकी मदर कैसी है? अगर मदर, क्योंकि मदर और फादर दोनों डेक्स्ट्रल हैं, तो इन सब डेक्स्ट्रल होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन में F2 में सेल्फिंग करूंगा, तो इनका जीनोटाइप अब डिसाइड करेगा इनका फिनोटाइप, किनके? इनके मदर का। तो अगर इनको, इसको मैं चूज कर लूं, ये वाले को, इस वाले को चूज करूं और इसको सेल्फिंग कराऊं, तो ये तो सिर्फ एक टाइप का देगा, स्मॉल डी स्मॉल डी। इसका फिनोटाइप अब कौन डिसाइड करेगा? इसका फिनोटाइप डिसाइड करेगा ये इनकी मदर। ये इनका जीनोटाइप क्या है? तो इनका जीनोटाइप तो स्मॉल डी, यानी ये आएंगे सेनिस्ट्रल। सारे यही पूछ भी रहा है कि ऑन सेल्फिंग ऑल आर सेनिस्ट्रल। तो इसका मतलब है कि अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि F1 स्नेल के मदर का क्या पूछ रहा है? जीनोटाइप। तो F1 मदर का जीनोटाइप होगा स्मॉल डी, और उनकी मदर का, इनकी मदर कौन होगी? ये। तो इनका क्या होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। होप सो भी ये समझा होगा। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये है जो मैंने ये रेड कलर से मार्क करके लिखा हुआ, तो ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Some of the E. coli bacteria that were originally isolated from the contaminated slide were tetracycline resistant. Okay, when there is tetracycline resistant bacteria were incubated along with other tetracycline susceptible E. coli strain, all of them become tetracycline resistant. Which of the following is responsible for transfer of resistant? Okay, so it is telling that from salad E. coli which are tetracycline resistant isolated, and when it is incubated with normal E. coli sensitive, tetracycline sensitive, all become tetracycline resistant. It means this plasmid from E. coli must have gone to E. coli sensitive type, that's why its sensitive type becomes resistant type. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? कंजुगेशन प्रोसेस से। तो डोनर सेल लाइसिस एंड रिलीज द डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया, नहीं, ये नहीं हो रहा, लाइसिस नहीं होगा। कंपिटेंट ई कोलाई सेल्स, नहीं। प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड प्लाज्मिड इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट सेल्स, ये करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब है जहां पर सबस्ट्रेट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट फॉर्म करे, उससे इतना एनर्जी रिलीज हो जिससे एटीपी बन जाए। यानी यहाँ पर इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है कि ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन। तो ये आ जाता है ऑप्शन पे। तो किस स्टेप में हो सकता है? फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज बाई ग्लूकोकाइनेज, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व है। रिडक्शन ऑफ NAD+, नहीं, NAD+ की तो बात ही नहीं हो रही। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, नहीं, यहाँ सिर्फ फॉस्फेट को रिलीज कराया जाएगा, लेकिन ये ADP के साथ में कंबाइन नहीं करता है, तो इसलिए ATP भी नहीं बनेगा। लास्ट ऑप्शन, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ADP बाई पायरुवेट काइनेज, यस। लास्ट स्टेप में, इस स्टेप में यहाँ पर ADP प्लस PI रिलीज करता है क्या? ATP, जिससे पायरुवेट बनता है। तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA fragment with sequence to be amplified is shown below. Assuming that the primer attaches exactly the end of fragment, which of the following is most likely the primer? ये सीक्वेंस है। प्राइमर यहाँ पर या तो इस तरफ 3 प्राइम पर होगा, 3 प्राइम से यहाँ पर क्या आ सकता है? T A C ये, या फिर 5 प्राइम पे इस तरफ A G और C। अब देख लेना है
कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, 5 प्राइम से CAT यानी कैट, कैट कहीं है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं ये 5 प्राइम AGC, यस ये है आंसर विल बी डी। Next question, a person was tested for his blood group. Surprisingly, the person was found to be positive for presence of A, B and H antigen specific antibody. Based on the observation, what is the blood group of the person? Okay. यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी पर्सन का ब्लड लिया और ये पॉजिटिव है A, B and H एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो यहाँ पर A अगर एंटीजन बाहर से डाला तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है? पॉजिटिव। और अगर B एंटीजन भी बाहर से डालेंगे तो ये भी क्या है? पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ABH एंटीजन यहाँ पे डाला है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी यानी इनके अंदर, इसका मतलब है इस ब्लड ग्रुप में, इस ब्लड में A एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा और B एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये इसके साथ में रिएक्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये इसके साथ में रिएक्ट करके पॉजिटिव देगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि ये ब्लड में A और B दोनों तरह के एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये O टाइप ब्लड ग्रुपिंग होगा, क्योंकि O टाइप ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग को मालूम है कि कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो जब दोनों में से कोई भी A ना ही B एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो एंटीजन यहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट में प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज इसके साथ में क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। तो आंसर होगा O ब्लड ग्रुपिंग, और O के साथ में क्या आएगा? ये H, तो ये O तो करेक्ट है, O टाइप होगा। उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहे हैं? H टाइप एंटीजन, तो H टाइप भी एंटीजन यहाँ पर, अब H एंटीजन है तो इसका मतलब है यहाँ पर स्मॉल h एंटीबॉडी होगा। इसका मतलब है इसके सरफेस पे भी कैपिटल H नहीं होगा, तो यहाँ पर स्मॉल h होगा। तो आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो को रिसेप्टर ऑफ HIV एंट्री इनटू द सेल इज, इट इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे HIV सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन के एक रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CXCR4। आंसर विल बी सी ऑप्शन। Next question, if you block B7.1 and B7.2 on antigen processing cells, तो these are the co-receptors present on the APC cells। तो ये जब प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या करते हैं? T सेल्स को एक्टिवेट कराते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक कर देंगे तो T सेल विल नॉट रिसीव को स्टिमुलेटरी सिग्नल, स्टिमुलेट नहीं करेंगे। आंसर विल बी सी ऑप्शन 72 का। आज का सेशन में इतनी तक रखते हैं। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू लाइफ साइंसेस के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।